मुरादाबाद हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली से बमुश्किल 200 किलोमीटर दूर होगा। यह शहर पीतल की सनत की वजह से मशहूर है, जिसके बायस इसे ब्रास सिटी कहा जाता है। इसी शहर के एक बासी इब्राहिम महबूब के यहां 24 दिसंबर 1950 को एक लड़का पैदा होता है, जिसकी पेशानी की चमक सुनहरे पीतल जैसी है, मगर इस पेशानी के पीछे छुपा दिमाग सोने से भी ज्यादा चमकदार और कीमती है। यह सोना आगे चलकर ऐसा दमका, ये रोशनी इस अंदाज से फैली कि इससे निकलने वाली शुआएं जहां जहां गईं, वहां वहां सुनने और देखने वालों के दिलों को खुशी मैसर आई। उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखरी, उन्हें दुनिया पहले से ज्यादा हसीन महसूस हुई। यह कहानी है मोइन अख्तर की, हमारे मोइन भाई की, जिनकी जिंदगी को चंद मिनट की वीडियो में समेटना तो नामुमकिन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनकी जिंदगी के उन पहलुओं को आपके सामने लाएं जो या तो आपके लिए बिल्कुल नए हो या फिर कम से कम उनके बारे में आपकी यादों को ताजा जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह एक दरखास्त, एक रिक्वेस्ट कि अब तक नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करने वाला बटन दबा दें और वीडियो मुकम्मल होने पर कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर टाइप करें। इससे हमें ना सिर्फ मजीद तहकीकी वीडियोस बनाने के लिए एनर्जी मिलेगी, बल्कि यह भी पता चलेगा कि आप रफ्तार के प्लेटफॉर्म पर क्या नया और क्या कुछ मजीद बेहतर देखना चाहते हैं। तो आइए सुनिए पाकिस्तान की फनी तारीख के कामयाब तरीन कंपेयर, कमेडियन, अदाकार और इन सबसे बेहतर एक इंसान मोइन अख्तर की कहानी रफ्तार की जुबानी। अल्लाह ताला ने कहा, जिसको हमने बहुत दिया है वो ये ना समझे कि हम उससे खुश हैं, और जिसको नहीं दिया है वो ये ना समझे कि हम उससे नाराज हैं। दरअसल दोनों की आजमाइश है। तो ये एक आजमाइश है कि ऑल ऑफ अ सडन गुमनामी के अंधेरे में से लाइमलाइट में लाके उसने मुझे खड़ा कर दिया। सन 67 मौसम सरमा, ज़िया मुइनुद्दीन के पास उनकी टीम का एक प्रोड्यूसर भागता हुआ आता है। सर, खालिद अब्बास डार ने माजरत कर ली है, वो नहीं आ सकते। What do you mean नहीं आ सकते? ज़िया साहब चौंक कर बोले। प्रोड्यूसर मजीद घबरा गया। सर, उनका फोन आया था, वो कह रहे हैं बानो आपा का खेल कर रहा हूं, डेट्स मैच नहीं हो रही, लाहौर से कराची आने में ही पूरा दिन निकल जाएगा। वो अभी कुछ और कहना ही चाहता था कि ज़िया मुइनुद्दीन बोल पड़े, मेरे भाई कल शो है, स्टैंड अप सेगमेंट के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पर कैसे अरेंजमेंट होगी? प्रोड्यूसर के लहजे में अब भी खौफ है। सर, उन्होंने एक लड़के का नाम दिया है, कोई मोइन नाम का है, कह रहे हैं उसे आजमाओ, वो ज़िया साहब के मिजाज का है। क्या करता है वो? हु इज ही? 2-1 सेकंड की खामोशी के बाद ज़िया साहब ने पूछा, सर मैं पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन छोटे मोटे फंक्शंस में परफॉर्म करता है। पिछले साल 6 सितंबर पर यहां टीवी भी आया था, हुलिये से ठीक ठाक था। ज़िया मुइनुद्दीन ने किताब बंद कर दी और सर पकड़ लिया। तुम्हें मालूम है ना कि प्रोमो ऑन एयर हो चुका है, इस शो में फरीदा खानम आ रही है, मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जी सर। प्रोड्यूसर के चेहरे पर अब तक हवाइयां उड़ रही। मिलवाओ मुझे उससे, एंड यू मे गो नाउ। ज़िया मुइनुद्दीन और उनका प्रोड्यूसर खालिद अब्बास डार के यूं अचानक माजरत कर लेने पर परेशान तो थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अगले रोज वो अपने शो में एक ऐसे नौजवान को ब्रेक देने जा रहे हैं जो आगे चलकर पाकिस्तान की पहचान बनेगा। ऐसा आर्टिस्ट जो इस मुल्क की मीडिया की तारीख के कामयाब तरीन फनकारों में शुमार होगा। एक ऐसे नौजवान है मेरे यहाँ जिनके तरकश में तीर हैं, कुछ तंज मजाक के, शायद आपने पहले उन्हें देखा हो। आइए मिलिए उनसे, मोइन अख्तर साहब। क्लिप में देखा जा सकता है कि परफॉर्मेंस ज़िया साहब समेत हॉल में बैठे सभी नाजरीन को पसंद आई, लेकिन बच्चा अभी कच्चा था। अगले ही हफ्ते कराची सेंट्रल के प्रोड्यूसर अमीर इमाम ने मोइन को चोर नामी ड्रामे में कास्ट किया। किरदार को निभाते हुए वो कभी वहीद मुराद की नकल करने लगता तो कभी मोहम्मद अली बन जाता। अमीर इमाम ने गुस्से में आकर कहा, बेटा अगर हमें मोहम्मद अली या वहीद मुराद की खिदमत चाहिए होंगी तो हम उन्हें बुला लेंगे, तुम अपनी एक्टिंग करो। इस पर घबराकर मोइन टीवी स्टेशन से बाहर आ गया। यह बात किसी ने जाकर ज़िया मुइनुद्दीन को बता दी। उन्होंने फौरन तलब कर लिया, अपनी शागिर्दी में लिया और अदाकारी में इसकी कमजोरियां दूर करने पर बहुत मेहनत की। इससे पहले कि हम ज़िया मुइनुद्दीन और मोइन अख्तर के ताल्लुक पर मजीद बात करें, यह जान लीजिए कि शोबिज़ ज्वाइन करने पर उन्हें घर में क्या कुछ सहना पड़ा। अब्बू जब थे, when he was about 14 or 15, जब स्कूल लाइफ थी उनकी, तो कॉलेज में उन किसी ने, वो अब्बू है ना मिमिक्रीज करते थे अपने टीचर्स की स्कूल में, वो कर रहे थे तो उनके प्रिंसिपल ने सुन लिया एक दफ़ा, तो उनके प्रिंसिपल ने उनको अप्रिशिएट किया रेदर देन उनको डांटा वाटा नहीं। एनुअल डेज में उनकी
एक सेगमेंट होने लगा स्कूल में हर साल उनको, उससे कुछ कॉलेज के लोगों ने देख लिया, फिर उनको कॉलेज में इनवाइट करने लगे। अब वो जब कॉलेज में गए तो उनको पहली दफ़ा पैसे मिले उस काम के, तो अब उन्होंने कहा यार इस काम के पैसे भी मिलते। तो वो जब पैसे वो घर लेकर आए तो मेरे दादा को पता चला, मेरे दादा ने बेल्ट ली और बेल्ट से उनको ठीक ठाक मारा। कुछ आगे चलकर पिटाई तो रुक गई, लेकिन चूंकि खानदान में पढ़ने पढ़ाने का रिवाज था, इसलिए इब्राहिम महबूब लड़के के मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद थे और टोकते रहते थे। दूसरी तरफ मुईन को ज़िया मुइनुद्दीन की कुर्बत हासिल हो गई है और वो हवाओं में उड़ रहा है। तालीम तो अधूरी रह गई, लेकिन इल्म के हुसूल के लिए मुईन ने कुछ और दरवाजे तलाश कर लिए। पढ़ाई बड़ी अर्ली एज में छोड़ दी थी उन्होंने और पढ़ नहीं सके वो ज़्यादा। अब्बू ने ना अपनी सराउंडिंग, अपनी गैदरिंग जो थी वो हमेशा बड़ी पाई की रखी, बड़ी अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे। जो मीडियम उनके पास था वो किताबें थी, किताबें पढ़ते थे, मूवीज़ बहुत देखते थे। अब्बू ने अपनी अंग्रेज़ी जो अच्छी की वो मूवीज़ देख के की है बेसिकली, अगर देखा जाए शीशे में खड़े होकर मूवीज़ की। तो शेक्सपियर बचपन में वो जो स्टेज प्लेज वगैरह होते थे वो शेक्सपियर की करते थे, तो अंग्रेज़ी पढ़ने का बहुत शौक था उनको। फिल्मों के शौक ने मुईन की अंग्रेजी इतनी अच्छी कर दी कि वो अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी और हॉलीवुड स्टार एंथनी क्वीन के फिक्रों की हूबहू पैरोडी करने लगा। एक और तोहफा जो ज़िया मुइनुद्दीन ने उसे दिया वो खुश लिबासी का सेंस था। अपने उस्ताद की इंस्ट्रक्शंस पर अमल करते हुए नौजवान मुईन ने कॉमेडियन के नाम पर खुद को नमूना या जोकर बनाने के बजाय बेहतरीन सूट्स में मलबूस कर दिया। सूट मुतारिफ कराई स्टेज पे अब्बू नहीं है मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे जो याद पड़ता, मैंने किसी को भी सूट पहने में नहीं देखा। वो हर जगह सूट पहन के ही जाते थे। लेकिन उस जमाने में एक तासुर यह भी उभरा कि मुईन ज़िया साहब को कॉपी कर रहा है। मुईन अख्तर की ज़िंदगी पर ज़िया मुइनुद्दीन की बहुत बड़ी छाप थी और ज़िया मुइनुद्दीन अपने दौर का एक इतना बड़ा आदमी था कि उससे मुतासिर हुए बगैर वो रह नहीं सकते थे। मगर ये कि आखिर तक मेरे ख्याल में मुईन भाई अपने अंदर से ज़िया मुइनुद्दीन को मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकाल सके और उनकी शख्सियत पे उसकी बहुत गहरी छाप थी और वो इसको एक प्राउड के तौर पे वो इसको लेते। खैर वक्त आगे बढ़ा और मुईन अख्तर का कैरियर भी। उसे ये बात तो समझ आ गई कि पैरोडीज और नक्काली फन की दुनिया की प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं है, इसलिए वो दूसरे शोबों में भी किस्मत आजमाई के लिए पहुंचा और आस्तीनें चढ़ाकर शोबिस के स्विमिंग पूल में ही कूद पड़ा। फिर क्या टीवी, क्या रेडियो और क्या थिएटर और मेजबानी, उसने बहुत जान मारी और जिस मैदान में भी परफॉर्म किया सबको आउट क्लास कर दिया। लेकिन मेजबानी और मुईन हमेशा मेड फॉर ईच अदर रहे। जो भी गैर मुल्की वफूद आते थे तो सरकार की कोशिश भी ये होती थी, और जो अगर किसी प्राइवेट पार्टी ने बुलाया तो उसकी कोशिश भी होती थी कि मुईन अख्तर उस शो को होस्ट करें। इसकी वजह ये थी कि एक तो बड़े वेल ड्रेस्ड थे, फिर वो वेल स्पोकन थे, फिर वो अंग्रेज़ी भी उतनी अच्छी रवानी से बोलते थे जिस तरह वो उर्दू बोलते थे। इंटरनेशनली जो अब्बू जाते थे, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई ही यूज्ड टू गो देयर। या उनको साइन इसलिए किया जाता था क्योंकि वो दोनों ज़बानों पे अबूर रखते थे, अंग्रेज़ी भी बोलते थे, उर्दू भी बोलते थे। मुईन अख्तर ने उर्दून के शाह हुसैन, गैम्बिया के वजीर आजम दाऊद अल जोजी समेत सदर जनरल याह्या खान, वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सदर जनरल ज़ियाउल हक, सदर गुलाम इसहाक खान, वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वजीर आजम नवाज शरीफ, सदर जनरल परवेज मुशर्रफ और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के एजाज में कराई गई मुख्तलिफ तकरीबों में भी मेजबानी के फराइज सरअंजाम दी। बल्कि हमें तो सरहद पार पड़ोसी मुल्क में भी उनके पाए का कोई होश नजर नहीं आता। तकरीब सरकारी हो या मोतबर हलकों और बिजनेस कम्युनिटी में मुईन अख्तर फर्स्ट चॉइस होते थे, क्योंकि वो कॉमेडी बैकग्राउंड रखने के बावजूद कभी लुच्चरपन, बाजारी या ज़ूमानी जुमलों का इस्तेमाल नहीं करते थे। कॉमेडियन ज़रूर थे वो, लेकिन वो हर वक्त कॉमेडी नहीं करते थे। वो इसको भी बुरा समझते थे कि वो जिस शो में एज ए मेहमान जाएँ तो वहाँ पर लोग उनसे कहेंगे प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाओ, फलां की कॉपी कर दो, आप कोई लतीफ़ा सुना दो। तो वो कहते थे कि भाई बात यह है कि ठीक है मैं कॉमेडियन हूँ, लेकिन मैं कॉमेडी तब करूँगा जब मेरा टाइम होगा, जब मुझे उसकी पेमेंट होगी। तो आप देखें उनके कई इंटरव्यूज़ ऐसे हैं कि जिसमें लोग उनको बुलाते थे कि इससे हमारे शो की रेटिंग बढ़ेगी। मुईन अख्तर आया तो वो कोई लतीफ़ा सुनाएगा, वो किसी की जो है वो कॉपी करके दिखाएगा, लेकिन वो नहीं करते। वो वहाँ पर वो बात करते थे कि जिसका कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मुईन अख्तर ऐसी मजहबी बात भी कर सकता है, मुईन अख्तर ऐसी माशरती बात भी कर सकता है। और आज उनके वो क्लिप्स भी यूट्यूब पे अगर आप देखें तो वो उससे ज़्यादा पॉपुलर है जो उनकी कॉमेडी थी। कि एक ऐसा आदमी जिसके न खाने का ठिकाना, न कपड़े पहनने का ठिकाना,
न रहने के लिए अच्छा घर, न चलाने के लिए कोई गाड़ी, और फाका मस्ती और माली परेशानी। जब ऐसे में अचानक सब कुछ उसने मुझे दिया तो ये बड़ी आजमाइश है। टॉक शोज में स्टूडियो 2.5, पौने 3, शो टाइम से लेकर लूज टॉक तक बहुत लंबी लिस्ट है जिनकी वजह से मोइन अख्तर को आज भी याद किया जाता है। फिर एक तरफ वो पाकिस्तान के कामयाब और महंगे तरीन होस्ट बने तो दूसरी तरफ अदाकारी का शौक भी जिंदा है। उनके मशहूर टीवी ड्रामों में रोजी, ईद ट्रेन, सचमुच, हाफ प्लेट आज तक मशहूर है। लेकिन जो किरदार उन्होंने रोजी में निभाया इसके चर्चे दूर दूर तक हुए। असल में हुआ यूं कि प्रोड्यूसर साहिरा काज़मी ने मशहूर हॉलीवुड फिल्म टॉटसी से मुतासिर होकर इमरान असलम से यह ड्रामा लिख पाया। फिर मोइन को टॉटसी की कैसेट दी और कहा कि शूट शुरू होने से पहले पहले डस्टिन हॉफमैन की अदाकारी गौर से देख लो, मुझे कॉपी पेस्ट चाहिए। तब तो मोइन ने हामी भर ली, लेकिन सारा फोकस स्क्रिप्ट पर रखा, जानबूझकर फिल्म नहीं देखी। उन्हें डर था कि अगर फिल्म देख ली तो कहीं अदाकारी में डस्टिन हॉफमैन की छाप ना आ जाए। ज़िया मुहिउद्दीन का पढ़ाया हुआ सबक उन्हें अच्छी तरह याद था। खैर, रोजी ऑन एयर हुआ तो साहिरा ने बेसाख्ता कहा डस्टिन हॉफमैन ने मर्द वाला किरदार बेहतर किया था और मोइन तुमने खातून वाला। जीते रहो, शाबाश। हमको काम मिलना बंद हो जाता है, हमको ले जाके एक सहरा में छोड़ दिया जाता है। ऐसे सहरा में छोड़ दिया जाता है जहां कुछ नहीं होता, बस एक पर्दा होता है जो गिर जाता है। उस ज़माने में ना ये होता था, कंप्यूटर होता था, ना इंटरनेट होते थे, तो उस वक्त पीटी सेल होते थे। तो हमारे घर में 4 से 5 फ़ोन लगे होते थे। तो वो इतने बजे थे उस दिन, हम छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, इतने बजे थे कि हम थक गए थे और अब्बू गए हुए थे किसी रिकॉर्डिंग में। अब्बू जब वापस आए ना तो हम सारे बहन भाई, हमारा जो पुराना घर था एक कॉरिडोर था और हमारा दरवाज़ा था, तो हम सारे बहन भाई दो इधर हम लोग खड़े और हम लोग क्लैपिंग कर रहे थे जब अब्बू आए। तो एंड अब्बू वाज रियली शॉक्ड कि क्या हुआ। तो यार अनबिलीवेबल, आप वाकई अब्बू औरत लग रहे थे। हम लोग छोटे छोटे थे, जो हम अपनी कैपेसिटी में बोल सकते थे, तो तुम लोग अच्छा लगा, अब्बू भी बच्चे बन जाते थे हमारे साथ। मोइन अख्तर का एक कमाल यह भी था कि उन्होंने दर्जनों किरदार अदा किए, लेकिन किसी एक किरदार को अपनी वाहिद शनाख्त नहीं बनने दिया। वो किसी एक एक्ट के असीर नहीं हुए कि दुनिया उसी एक किरदार के हवाले से उन्हें जाने। कमाल फन शायद इसी को कहते हैं। हम तोरे बाबुल खूटे की गैया, हाँ को जिधर को हाँ को लखी बाबुल मोरे। अरे तुम्हारे बाबुल लखी नहीं खपती थे, समझी तुम। जैसे ईद ट्रेन में उन्होंने खुद तो अदाकारी की ही, दूसरों से भी करवाई, और क्या खूब करवाई। तुम मुझे चलती हुई गाड़ी से फेंकोगे? बाप का राज है क्या मतलब? मैं भेज सकता हूं। सुनो, अबे इसने मुझे कत्ल की धमकी दी है, कत्ल की। कितना झूठा है। टीवी से हटकर देखें तो स्टेज पर मोइन अख्तर का एक और रूप नजर आता है। वो बुड्ढा घर पर है और बकरा किस्तों पर जैसे कामयाब स्टेज ड्रामे करता है जिनकी कैसेटें पड़ोसी मुल्क में स्मगल होकर जाती हैं। अरे क्या सेट चल रहा है यार, ऐसा हकला मालिक तूने मेरे हवाले कर दिया है। अभी परसों अंडा खरीदने के लिए दुकान पे गए, अंडा कहने में इतनी देर लगा दी, अंडे में से चूजा निकल आया। स्टेज से याद आया, यहां मोइन अख्तर का जिक्र उमर शरीफ के बगैर बिल्कुल अधूरा है। एक वक्त ऐसा भी आया कि इंडस्ट्री में यह तासुर मौजूद था कि उमर और मोइन अख्तर में कोई प्रोफेशनल जेलसी है, लेकिन इस तासुर को दोनों ने अपने अमल से जाहिल करके दिखाया। And I think all of you admire him. Please put your hands together for Umar Sharif. देखें यार, वो छोटे भाइयों की तरह थे अब्बू के। वो उनको उस्ताद का रुतबा देते थे, बड़े भाई का रुतबा देते थे। अब्बू और उमर अंकल में ऐसी कोई वो नहीं थी, एक वो हेल्दी कंपटीशन इज गुड, लेकिन अब्बू और उमर अंकल का कोई कंपटीशन नहीं था। जब उस आदमी ने, एक सीनियर आर्टिस्ट ने उमर शरीफ को कॉल किया, उस उमर शरीफ को कॉल किया कि जिसको एक ज़माने में वो थिएटर के अंदर दाखिले की भी इजाज़त नहीं, वो एज अ राइटर वहाँ पर आया और बहरूपिया मोइन अख्तर टाइप का कोई ड्रामा था जिसमें 6-7 कैरेक्टर्स थे मोइन अख्तर के, वो लिखा था उमर शरीफ ने, बड़ी फरमाइशों के साथ वो लिखा था। उसमें एक कैरेक्टर इसने अपना भी रखा था। तो मोइन भाई ने कहा कि यार ये कैरेक्टर जो है ना, ये इसको मत दो, ये तो उन्हीं में से एक कैरेक्टर हो जाएगा। तो उसने फिर अपने लिए एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर लिखा
और उस कैरेक्टर से ही वो हिट हुआ। तो ये सारी चीज़ें उस शो में मोइन अख्तर ने एडमिट की और कहा कि एक ज़माना था कि जब ये बिल्कुल जूनियर आर्टिस्ट था और फिर वो वक्त आया कि ये हमसे भी ऊपर चला गया। कि आपस में उनकी ऑफ द रिकॉर्ड तो एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल था, बहुत गड़बड़ रहती थी, लेकिन ये कि कैमरे के ऊपर दोनों एक दूसरे को, वो उमर शरीफ जो था वो उनके पैरों को हाथ लगा के हमेशा बात करता था। उमर अंकल की एक अलग क्लास थी। उमर अंकल खुद एक इंस्टीट्यूट थे भाई। वो जो काम करते थे वो अलग, उनका एक अलग था। अब्बू थोड़ी सोफिस्टिकेशन में चले जाते हैं, ठीक है, उमर अंकल मासेस में चले जाते हैं। सो ये दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अब्बू एंड उमर अंकल, एंड दैट्स अ वेरी क्लियर डिफरेंस। कौन है ये आनंद है। मैं जिस फ्लाइट पर सफर करती हूँ ये उसी फ्लाइट पे सफर करते हैं। ओह जी सर, आसमानी छिछोरे। मोइन अख्तर ने फिल्मों में भी अदाकारी की, जिसके बारे में आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन अभी बकरा किस्तों पर की बात मुकम्मल कर ले। इस ड्रामे की कैसेटें तो हफ्तों की वेटिंग पर मिला करती थी। मुल्क तो मुल्क, बैरून मुल्क फैंस भी मोइन अख्तर और उमर शरीफ को अपने मकामी स्टार से ज्यादा पसंद करने लगे। जानती नहीं हो, ये मेरा स्टाइल है। इंडियन फिल्म में मेरी कमजोरी है, रेखा मेरी मंजिल है। क्या? मगर तुम तो मुझसे प्यार करते हो। प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, हासिल रेखा को करना चाहता हूँ, ख्वार श्रीदेवी को करूंगा, और वैसे भी सुना है सलमा आगा आजकल खाली है। जब ये अपने बचपन में बम्बई में पढ़ते थे किसी स्कूल में, तो इनको किसी ने बताया कि इनकी कोई टीचर हैं जो फला अंधेरी में किसी फ्लैट में किसी छोटी सी जगह पर वो रह रही हैं और बहुत बूढ़ी हो गई। तो हम और मोइन भाई वहाँ गए। कोई औरत जो है वो झाड़ू दे रही थी अपने फ्लैट के बाहर, तो उसने झाड़ू फेंक दी और उसने कहा कि मोइन अख्तर आ गया, मोइन अख्तर आ गया। तो इनको भी हैरत हुई और मुझे भी हुई। वापस आके उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा यार खालिद फरशोरी एक बात बताओ, ये जो औरत हम देखी तुमने, तो ये क्या वजह है, तुम्हें क्या लगता है, ये टीवी की वजह से है, ये क्या है? तो मैंने कहा मोइन भाई मेरी भी समझ में नहीं आया कि ऐसा एप्रिसिएशन कि एक आम आदमी एक ऐसी जगह पर, मुल्क से बाहर आपको, और इंडियन। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है ये बकरा किस्तों पर है। अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखती है, अपनी सेहत का ख्याल रखती है। इंडियन हीरोइन देखिए दुबली पतली होती है, ये हीरो ने यूं करके उठाया। एक मिनट बेटी, आप अंदर जाएं। क्यों? ये ऐसी उठने उठाने की बात हो रही है अच्छी। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ थिएटर पर जवाल आ गया। इस मुश्किल वक्त में जिस तरह मोइन अख्तर ने बतौर ब्रांड खुद को संभाला और फन की दुनिया से जोड़े रखा, किसी और पाकिस्तानी आर्टिस्ट में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। थिएटर को छोड़ने की एक वजह, चाहे वो मोइन अख्तर की हो या उमर शरीफ की हो या उस दौर के किसी भी फनकार की हो, उसमें उनकी अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा कराची के अंदर थिएटर हॉल्स की कमी थी। वो थिएटर तोड़ तोड़ के वहाँ पे शॉपिंग प्लाजाज बन गए थे, और फिर ये कि लोगों में थिएटर जाने का रुझान भी कम हो गया था। जब ये टीवी और वीसीआर और ये सारी चीज़ें आना शुरू हुई थी उस ज़माने में, तो लोग, एक बड़ा मखसूस तबका था जो वहाँ जा रहा था और उसकी सतह पर आकर थिएटर करना पड़ता था। इनके लिए मुश्किल ये था कि यार ये उस सतह पे किस हद तक आएंगे, तो नहीं जा रहे थे। तो फिर उन्होंने आखिर में फैसला ये किया कि बजाय इसके कि हम वहाँ तक आएँ, हम इसको छोड़ के कोई और रास्ता इख्तियार करें। मृदंग बाजे तिरकित दुम था, मृदंग बाजे तिरक दुम था, न तक तुम तते तते तना छुम छुम छनन छुम छुम छनन कांत कांत कांता ता। अरे वाह! जी हाँ जनाब, मोइन भाई बहुत अच्छा गाते भी थे, बल्कि गाने लिखते भी थे। उन्हें रागों और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बहुत नॉलेज थी। ऊपर वाला नंबर 1 है, दुनिया है नंबर 2, मेरा नाम है केटू। सारे मैदानों में किस्मत आजमाई हो चुकी थी, बस फिल्म बची थी। मोइन अख्तर ने फिल्म केटू तो बना ली, खुद हीरो आए, डांस और रोमांस करते दिखाई दिए, लेकिन जितना बड़ा इस फिल्म का नाम था उससे ज्यादा ये फ्लॉप साबित हुई। मिस्टर केटू देखने के बाद उनको अंदाज़ा हो गया कि वो फिल्म के आदमी नहीं, वो बड़े पर्दे के अदाकार नहीं थे, और वो इतने अच्छे जज थे अपने कि उन्होंने ये भी फैसला कर लिया था अंदर ही अंदर कि मुझे अब बड़े स्क्रीन पे एक्टिंग नहीं करना है। 90 की दिहाई में मोइन अख्तर भारत भी गए। पैदाइश के बाद ये उनका पहला और फनी एतबार से वाहिद दौरा हिंदुस्तान था। यहां उन्हें एक बहुत बड़ा शो होस्ट तो करना ही था, लेकिन साथ ही साथ बॉलीवुड के 2 मेगा स्टार्स में दोस्ती भी करवानी थी। ये बात है ग़ालिबन 1993 या 92 की। तो दिलीप कुमार राजकुमार लाइव शो होना था दुबई में, शायद मस्कत में, और उसके लिए मोइन अख्तर साहब को इंडियन जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने होस्ट रखा था।
तो उन्होंने मुझे एक फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार वो मैं इंडिया जा रहा हूँ, तुम चल रहे हो? और हम पहुँच गए इंडिया। दिलीप कुमार और राजकुमार आपस में बात नहीं करते, तो एक ऐसा आदमी चाहिए था जो इन दोनों को साथ लेकर चले। स्टेज पर राजकुमार साहब ने कह दिया था मैं इससे बात नहीं करूँगा, उन्होंने कह दिया था मैं इससे बात नहीं करूँगा। तो वो ऐसी एक्ट करना था कि लोगों को ना पता लगे और सवाल ये करें और वो जवाब वो दें। मोइन भाई को दिलीप कुमार से बड़ी मोहब्बत और अकीदत थी, इतनी कि शो की रिहर्सल के लिए जब प्रोमोटर्स ने दिलीप कुमार को दुबई बुलाना चाहा तो उनसे रहा ना गया। अब उस वक्त इंडिया पाकिस्तान के मामलात इतने ख़राब नहीं थे, तो प्रोमोटर जो वो शो करा रहे थे तो उन्होंने कहा कि रिहर्सल करनी है शो की, तो दुबई आ जाएं, दिलीप साहब को भी हम दुबई बुला रहे हैं। तब उन्होंने कहा भाई अब बात हो रही है रिस्पेक्ट की, दिलीप साहब को दुबई बुला रहे हो, मैं इंडिया आ रहा हूँ। अब वो ज़िंदगी में एक दफ़ा इंडिया गए 4 दिन के लिए, तो वो रिहर्सल करने गए थे उस शो की। तो वो उनका जो रिस्पेक्ट लेवल था ना वो ये था कि दिलीप साहब नहीं आ सकते ना, मैं जाऊँगा वहाँ पे। ये मंसूबा था आज मोइन अख्तर मेरा इंटरव्यू लेंगे, तो मैंने इसको अपने लिए एक बात समझा। दौरे भारत में एक बड़ा मजेदार प्रैंक भी हुआ। मोइन अख्तर ने किसी के साथ नहीं किया, बल्कि किसी ने मोइन अख्तर के साथ कर दिया। जब हम होटल पहुंच गए तो इन्होंने फ़ोन किया उनको और मुझे दिखाने के लिए कि भाई देखो मेरे कैसे ताल्लुकात हैं उनके साथ। तो इन्होंने कहा हेलो यूसुफ भाई। मैंने जी फरमाइए। मैं मोइन अख्तर बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कौन मोइन अख्तर? तो इन्होंने कहा कि अरे यूसुफ भाई मैं पाकिस्तान से आया हूँ, अदाकार हूँ, मोइन अख्तर नाम है मेरा। तो उन्होंने कहा जी आपने हमें बता दिया, आप पाकिस्तान से आए हैं, आप अदाकार हैं, मोइन अख्तर हैं, तो हमसे क्या काम है आपको? उन्होंने कहा मेरे ख्याल में आप इस वक्त बिज़ी। अच्छा मैं भी सुन रहा था क्योंकि तो वो और एम्बेरस हो रहे थे। कह रहे अच्छा एक काम करते, मेरे ख्याल में आप बिज़ी हैं, मैं आपको थोड़ी देर में रिंग कर लूँ। तो उन्होंने कहा मोइन मियाँ मसला सारा ये है कि आप सारी दुनिया से मजाक करते हैं, अगर हम आपसे मजाक कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। तो बहुत टहका लगाया उन्होंने। उसके बाद फिर मोइन भाई ने कहा कि जी मेरे साथ एक पाकिस्तान का जर्नलिस्ट दोस्त मेरा आया हुआ है, तो वो भी ये सुन रहा था, तो आप ज़रा इसको बताएं कि ये आप मजाक कर रहे थे। फिर उन्होंने फ़ोन लिया, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है और ये हमारा बहुत ही गहरा ताल्लुक है। खैर आप लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि भारत और बॉलीवुड में इतनी मकबूलियत, इसके बावजूद मोइन अख्तर को किसी फिल्म में काम करने की ऑफर नहीं हुई। स्ट्रेंज। देखिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ये समझती है कि किसको क्या ऑफ़र करना है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने मोइन अख्तर को अगर फिल्मों में काम करने की ऑफ़र नहीं की तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को पता था कि ये आदमी फिल्म से ज़्यादा थिएटर का और स्टेज का आदमी, और जहाँ उनको ऑफ़र करना थी वो ऑफ़र की भी, जहाँ उनसे फ़ायदा उठाना था वहाँ इतना फ़ायदा उठाया कि जितने इंडियन शोज़ मोइन अख्तर ने होस्ट किए हैं किसी इंडियन आर्टिस्ट ने होस्ट नहीं। थोड़ी देर के लिए मोइन अख्तर को शक्ति कपूर से मिली लीजिए। नहीं मुझे ना समझे, क्योंकि उसके बारे में जो आपने कहा है मैं शक्ति कपूर बनने के लिए तैयार नहीं हूं। यूं मोइन भाई ने दुनिया भर में काम किया, पैसा बनाया और पैसा बांटा भी। उनकी सखावत के किस्से भी आगे चलकर इस वीडियो में शामिल करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं मोइन अख्तर और हु वांट्स टू बी मिलियनेयर का किस्सा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोइन अख्तर और आप देख रहे हैं कि आप बनेंगे करोड़पति। तो जैसे मोइन भाई का स्टेज का स्टाइल था, वो आए और उन्होंने आके ऐसे कोट वोट पहन के वो बैठ गया। वो जो गोरा बैठा था उसने उस चैनल के मालिक से कहा ये कौन है, इसको ये भी नहीं पता, इसको आपने हमारी बाइबल नहीं पढ़वाई। उनकी उस शो की एक बाइबल थी जिसके अंदर लिखा था कि कौन से में कदम पर ये होस्ट जो है ये अपने कोट का कौन सा बटन लगाएगा, कितने फासले पे ये हाथ मिलाएगा अगर मर्द पार्टिसिपेंट हुआ, और कितनी दूर से जो है ये खातून पार्टिसिपेंट से मिलेगा, और किस टाइमिंग के साथ ये कहेगा आप बैठें। तो मोइन भाई इनमें से किसी चीज़ की फॉलो नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपना एक डेकोरम रखा था उसके लिए। तो उसने कहा कि जी आपने इसकी चॉइस क्यों की? तो उसने कहा ये आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा हमने क्यों चॉइस की। जिन दिनों ये शो मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर रहा था, उस वक्त एक और होस्ट बल्कि आलिम होस्ट ने एंट्री दी और दावा किया कि वो मोइन अख्तर से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। एक और होस्ट थे, वो भी अब यहाँ नहीं है। वो मजहबी प्रोग्रामों के हवाले से बहुत मशहूर हुआ, फिर वो MNA भी बने और फिर उन्होंने बड़ी तरक्की की और वो भी जल्दी चले गए। उन्होंने किसी ज़रिए से डायरेक्ट उन गोरों से अप्रोच किया और उनसे कहा कि जी मैं इससे अच्छा कर सकता, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो उन गोरों ने कहा कि जी हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि आप इसलिए डिसक्वालीफाइड हैं क्योंकि आप डायरेक्ट हम तक आए,
हमारा राब्ता जिन लोगों से है, अगर उनकी चॉइस मोइन अख्तर है तो हमारी चॉइस भी मोइन अख्तर है। और फिर मोइन अख्तर ने साबित किया कि अगर अमिताभ बच्चन हिंदुस्तान में कौन बनेगा करोड़पति कर सकता है, तो पाकिस्तान में जैसा भी है मोइन अख्तर के अलावा क्या आप बनेंगे करोड़पति, उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। शोबिस के साथ साथ मोइन अख्तर कमाल का बिजनेस सेंस भी रखते थे। उन्हें मालूम था कि इदारे किस तरह से काम करते हैं। शायद यही वजह थी कि उन्हें फंड रेजिंग कैंपेन चलाने में भी महारत थी, लेकिन वो अपने उसूलों पर सख्ती से कारबंद रहते और तवक्को रखते कि सामने वाला भी उनकी जबान और बात का भरम रखेगा। ये जो इमरान खान के जो शोज़ थे शौकत खानम के, तो इसमें भी मोइन भाई को बहुत हर वक्त वो साथ रहे, चाहे वो नुसरत फ़तेह अली के शोज़ हों या वो किसी गैर मुल्की फ़नकारों के शोज़ हों या दुनिया भर में जहाँ जहाँ फ़ंड रेजिंग हुई तो मोइन भाई इसमें साथ रहे। तो एक दफ़ा किसी बहुत बड़े स्पॉन्सर ने शौकत खानम को पैसे वैसे दिए और वो स्पॉन्सर था मोइन भाई का ही लाया हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि यार देखो, इस आदमी ने एक फरमाइश की कि इमरान खान से कहा कि तुम इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ तस्वीर बनवा लो। तो हालांकि इतनी भारी अमाउंट का चेक 10 मिनट पहले वो दे चुका था, लेकिन जब चेक हाथ में आ गया उसने कहा इनके साथ तस्वीर बनवाओ, तो वो बगैर बनवाए रूडली वो चले गए। तो मोइन भाई ऐसी चीज़ों को बहुत माइंड करते थे। इसी तरह वो आर्टिस्ट बरादरी के हुकूक के मामले में भी बहुत हसास थे। अपने जूनियर्स के साथ मोहब्बत का रिश्ता तो था ही, लेकिन उनकी पेशेवराना तरबियत और रहनुमाई भी जितनी मोइन अख्तर ने की, शायद ही इंडस्ट्री में किसी और ने की। अच्छे पैसे लेना जो है ना, वो कहते थे कम पैसे मत लो, इससे बेहतर ये है कि उस दिन तुम काम मत करो। अपने साथियों को समझाते थे कि अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने आप को सस्ता मत बेचो, फ़न की कदर करवाना सीखोगे तब फ़न की कदर होगी, वरना ये कि हर चीज़ जो है ना वो बिकाऊ नहीं है। चलें, तरबियत तो फिर फ्री का ज्ञान है, लेकिन अपनी अलमारी से कपड़े कौन देता है जूनियर आर्टिस्ट को? मोइन भाई की एक वार्डरोब थी जिसके अंदर लातादाद सूट, टाइयाँ, शलवार कमीज़ और ये पजामा वगैरह वो सिर्फ घर में पहनते थे। और वो कहते थे कि जो कुछ दिख रहा है वही बिक रहा है। तो वो न सिर्फ खुद वेल ड्रेस्ड रहते थे, बल्कि जो लोग आते थे उनके पास किसी शो में जाने के लिए, आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो वो उनको कहते थे भाई ये जो आपने कपड़े पहने हैं ना, ये पहन के आप स्टेज पर नहीं जाएंगे। उसने कहा मोइन भाई मेरे पास तो यही कोट है। उन्होंने कहा तो ये अलमारी किस लिए? खोलते थे उसमें से, और मुजीब आलम साहब, लहरी साहब, और मैं आपको कितने नाम लूँ कि जो जिनका काम ही ये था कि वो आते थे और वो अपनी वार्डरोब नहीं, वो मोइन भाई की वार्डरोब यूज़ करते थे और उनकी फरमाइश पे करते थे। वो कहते थे कि नहीं जी आप ये पहनिए। लेकिन इतने कपड़े, आसाइशें, पैसे और गाड़ियां रखने वाला मोइन अख्तर आम जिंदगी में एक बहुत ही सादा सा आदमी था। दाल चावल हमेशा से उनकी पसंदीदा डिश रही। He used to live 2 lives, ठीक है, 2 जिंदगियां थी। एक उनकी घर की जिंदगी थी और एक उनकी बाहर की जिंदगी थी। घर में एक लफ्ज़ बोलूँगा मैं, मलंग, ठीक है, क्या पहने क्या नहीं पहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। घर में बड़े दरवेश टाइप की ज़िंदगी और इस टाइप की ज़िंदगी। वो जब भी अपने काम पे जाते थे ना, तो वो हमेशा पाक साफ बावजू जाते थे। ये उनकी पहली बात थी। और जैसे ही वो सूट में आ जाते थे तो वो अब्बू नहीं होते थे, वो मोइन अख्तर बन जाते थे। मोइन अख्तर के दुनिया भर में करोड़ों मद्दाह थे, लेकिन खुद उन्हें फिल्म स्टार लहरी बहुत पसंद थी। मासी जो काम करती है हमारे घर में, वो माफ कीजिएगा परेशान थी, तो मैंने कुछ पैसे दे दिए उसको। बीवी ने देख लिया, मैं दिखाना भी चाहता था, बोली इसको ज्यादा मासी को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा देखिए आपने फासला तो देखा होगा बीच में। बोली कितना था? मैंने कहा एक झाड़ू का फासला तो था। लहरी साहब का जब डाउनफॉल हुआ, एक वक्त आता है फनकार का, तो वो मोइन अख्तर थे कि जिन्होंने लहरी साहब को हर शो में रखते थे। जितने मल्टीनेशनल कंपनीज़ के शोज़ होते थे, कॉर्पोरेट सर्कल के शोज़ होते थे, वो उसमें उनका एक फ़नकारों का पैकेज था कि फ़लाँ 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 ये लोग तो हर हाल में जाएंगे, और उनको वहाँ से वो पेमेंट्स कराते। उन पेमेंट्स के ज़रिए न सिर्फ उनका घर चलता था, बल्कि वो एम्पावर्ड रहते थे कि हम अभी भी काम करने के लायक हैं। यानी वो उसकी माली मदद नहीं करते थे, वो चाहते तो वो उसको पैसे वैसे ही दे देते, लेकिन वो उनको ले जाते थे। लहरी साहब को शदीद बीमारी की हालत में भी वो कहते थे नहीं अगर आप जाएंगे नहीं तो आप समझेंगे मैं बीमार हो गया। लहरी साहब ने 30 साल से ज्यादा फिल्मों में काम किया, कभी किसी राइटर का लिखा हुआ नहीं बोला, हमेशा अपने फिक्रे कहते।
जैसे करियर के आगाज में ज़िया मोइनुद्दीन और उमर शरीफ का साथ लकी साबित हुआ, वैसे ही टीवी पर मोइन अख्तर को अनवर मकसूद की जादुई रफाकत मिल गई, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। अनवर मकसूद ने जितना ज्यादा और बेहतरीन मोइन अख्तर के लिए लिखा, शायद ही किसी और के लिए लिखा हो। लूज टॉक की 400 से जायद इक़सात इसका मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है। जी जी, अनवर मकसूद ने अभी बताया है। बंद करें, मैं करता हूं बंद। मगर एक तासुर पैदा होने लगा कि मोइन अख्तर अनवर मकसूद के बगैर कुछ नहीं। तो मोइन अख्तर को जब तक अच्छा लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं मिलता था वो काम नहीं करते। अनवर मकसूद साहब ने जो कुछ लिखा वो कुदरती तौर पे कुछ ऐसा हो गया कि उसके अलावा मोइन भाई ने बहुत कम स्क्रिप्ट्स किए। अगर अनवर मकसूद साहब ये कहते हैं कि मोइन अख्तर उन लाइनों पर ही अच्छा बोलते थे, तो वो मोइन अख्तर की फरमाइश होती थी। मोइन अख्तर अनवर मकसूद की लिखी हुई लाइनों को अपने अंदर जज्ब करते थे, उसके बाद वो बोला करते थे। कहीं कहीं ऐसा होता था कि कोई लाइन जो उनको माउथ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपने नहीं लगती थी, तो वो क्योंकि दोस्त भी बहुत गहरे थे आपस में, तो वो उनको कह देते थे अनवर भाई को कि भाई ये मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, ऐसे। तो वो फिर बामी रजामंदी के साथ वो लाइन चेंज होती हो तो होती हो, लेकिन जो लाइन वो लिखते थे वो लिखते ही ऐसे थे कि मोइन अख्तर के अलावा कोई तीसरा फनकार उसको नहीं अदा कर सकता। उस कैलिबर का एक्टर ना हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में है। चाहे संजीदा रोल हो चाहे मज़ाहिया हो, मोइन को स्क्रिप्ट चाहिए था। खराब स्क्रिप्ट मिलता था वो खराब अदाकारी करता था। स्क्रिप्ट ठीक है तो कमाल कर दिया। जैसे हाफ प्लेट में जो मोइन ने किया था परफॉर्मेंस मोइन की, फिर 2.5 स्टूडियो 2.5 पौने 3 स्टूडियो 4:20 शो टाइम, बहुत काम किया। बाहर के शोज से पाकिस्तान में शोज, कोई 1000 तो शोज किए मैंने साथ उसके। बहुत बड़ा एक्टर था। ये लोग एक दफा पढ़ के पूरा एक टेक में कर देते थे, और यानी ये नहीं कि इम्प्रोवाइजेशन जो आप बोल रहे हैं वो होती थी, हाथ मार दिया। अब ये लिखा हुआ थोड़ी कि आपने हाथ मारना है या आपने खांसना है या आपने कोई एक ऐसी बात कर देनी है जिससे लाफ्टर आ जाए। तो अनवर अंकल ने हमेशा ग्राउंड दिया है। अनवर अंकल ने हमेशा ऐसा कुछ भी नहीं है उन दोनों को। और जहाँ तक बॉन्डिंग का सवाल है, लूज टॉक से बॉन्डिंग नहीं हुई है, बॉन्डिंग बहुत पुरानी है इन दोनों। दूसरों के मालों पे कब्जा कर लेते हैं, यतीमों का माल खा जाते हैं, गरीबों को तकलीफ देते हैं, मिस्कीन मुसाफिर मोहताजों को उनका हक नहीं देते, किसी की मदद नहीं करते। एक दिन अल्लाह ने कहा है ना कुरान में कि जाओगे कहाँ तुम, आओगे तो तुम मेरे पास ना। और फिर अल्लाह ने कहा है कि मैं तुमको सब बता दूंगा कि तुम क्या क्या करते थे। लेकिन फिर एक वक्त आया जब मोइन अख्तर में संजीदगी मजीद बढ़ गई। वो मजहब से करीब होने लगे। तबलीगी जमात के लोगों का उनके घर आना जाना रहने लगा। तबलीगी जमात बिल्कुल आती थी अब्बू के पास। अब्बू जो है पहले इनसे मिलते नहीं थे। अब्बू यार भगा दो इन लोगों। लेकिन फिर एक दफ़ा मिल लिया। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ चलें वो सह रोज़ा में और ये उसमें। तब उन्होंने कहा मैं इस तरह तो नहीं जा सकता, मैं वैसे चलता हूँ। तो फिर वो एक आध मस्जिद में अब्बू गए थे उनके साथ। और अब्बू का एक बयान भी है, सईद अनवर जो हमारे बहुत बड़े क्रिकेटर थे उनके साथ। मुझे तो मालूम ही नहीं है कि माँ बाप के लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा है, माँ बाप के लिए क्या हुकूक है। तो कुरान पढ़ा तो मुझे अंदाजा हुआ। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुम में जो कोई भी अपने माँ बाप को पाए अपनी जिंदगी में, तुम्हारे लिए बेहतर है कि उनकी इताअत में गुजारो। और जब वो बूढ़ी उम्रों को पहुंच जाएं तो उनके आगे उफ तक न करना और उनके आगे अदब से खड़े रहना और अल्लाह से दुआ करना कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस तरह बचपन में इन्होंने मुझ पे शफकत की थी, तू भी उन पर उसी तरह से रहम फरमा। मोइन अख्तर को कुरान मजीद से बड़ी उनसियत हो गई। अपनी जिंदगी में कुरानी तालीमात को शामिल करते और दूसरों को भी मिसालें देकर इसकी तलकीन करते। और कुरान में है किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल, आई कोट कुरान, किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल ऐसे है जैसे तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया और अगर किसी एक बेगुनाह की जिंदगी बचाई गोया तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। उनको है ना अल्लाह का जो डर और खौफ था ना, वो बहुत उनका लेवल बहुत डिफरेंट था। तो अल्लाह से वो जिस तरह घबरा, मोहब्बत तो अपनी जगह होती है, अल्लाह रब, अपने रब से कौन नहीं मोहब्बत करता, लेकिन वो डरते भी उतने ही थे।
मोइन भाई के जहन पे काम हर वक्त सवार रहने लगा, इसलिए सेहत तो गिरनी ही थी। उन्हें 2 मरतबा दिल का दौरा पड़ा, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, लेकिन फिर भी काम पहले और सेहत दूसरे नंबर पर रही। एक आदमी का ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो उसको रेस्ट करना होता है कम से कम भी 3 महीने के लिए। 1 हफ्ते बाद पूरे पैनल को लेके डॉक्टर्स के, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कमिटमेंट लेवल, उनका एक शो था हैदराबाद, वो ड्राइव करके खुद हैदराबाद गए, वो शो किया और फिर वापस आके हॉस्पिटल में एडमिट हुए। जहां ओवरवर्किंग की आदत ने मोइन अख्तर को नुकसान पहुंचाया, वहीं एक और शय भी उनकी सेहत खत्म करती चली गई। सिगरेट जो है ना, वो मेरे ख्याल में उन्होंने कभी नहीं छोड़ा सिगरेट, और वो बहुत चेन स्मोकर थे। वो स्टूडियो में भी सिगरेट पीते थे, उनको जाहिर है कि मोइन अख्तर थे तो उनको कौन रोकता। और एक साहब थे, वो उनके सिगरेट लेके चलते थे मोइन भाई, और वो मना भी करते थे। सब जितने उनके दोस्त अहबाब थे वो मना करते थे, लेकिन मोइन भाई सिगरेट नहीं छोड़ते। अभी ये 22 अप्रैल को अब्बू को 13 साल हो जाएंगे। यूं गुजर गया, यूं पता ही नहीं चला मुझे। आज भी वो वक्त याद है कि वो जो अब्बू को जब वो लास्ट वो दे रहे थे, रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त मैं वहीं पे खड़ा होता कि मैं शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई मुआवजा कर दे। नहीं हुआ। वो पूरा सिनेरियो मुझे याद है कि जनाजा लेके लोग हुजूम, किस तरह अब्बू की तदफीन हुई, किस तरह अब्बू को गुस्ल दिया, वो सब चीज़ें याद हैं। तो वो ऐसा है जैसे कल हुआ है ये। और मैं जब तक जिंदा रहना चाहता हूं एक रोल मॉडल की हैसियत से, कि लोग कहें कि देखें साहब, अल्लाह ने इस आदमी को इतनी शोहरत दी है, इतना नाम दिया है, इतना सब कुछ है, लेकिन आप ये देखिए कितना केयरफुल रहता है। मोइन अख्तर जैसा फनकार हो और लोगों को बगैर हैरान किए दुनिया से चला जाए, ये कैसे मुमकिन है? इंतकाल के बाद जो लोग सबसे पहले उनके घर पहुंचे, उनमें जुनैद जमशेद भी थे, जिनका कुछ कर्ज मोइन अख्तर पर बाकी था। ब्लैक कलर मत पहना करो क्योंकि तुम्हारा रंग बहुत साफ है। तो देखो, तुम और मैं अगर खड़े रहें तो नेगेटिव पॉजिटिव लगते हैं। आज क्यों रहे? कहने लगे मंसूर, तुमसे एक बात करनी है अब्बू के इंतकाल पे। तो मैंने कहा जी जुनैद भाई। तो हम ना अपने सेंसेस में ही नहीं था उस वक्त। कहने लगे यार तुम्हारे अब्बा का एक कर्ज है मेरे पे। तो अब मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में चला गया। मैंने कहा आप मुझे बता दें, मैं पे कर दूंगा। कह रहे नहीं ये नहीं है। कह रहे मैं और मोइन भाई हम अमेरिका में एक शो में थे, तो हम बाय रोड जा रहे थे। बातें होते होते कहने लगे यार पता नहीं हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जुनैद भाई ने कहा यार पता नहीं हमारे जनाजे कौन पढ़ाएगा। तो अब्बू ने कहा कि यार मैं मर गया तो तुम पढ़ा लेना, और तुम मर गए तो मैं पढ़ा लूँगा। तो कह रहे यार मोइन भाई ने कहा था कि तुम पढ़ा लेना। तो वो जब उन्होंने ये बात बोली, लाजिम बात उनको भी रोना आ गया, मुझे भी आ गया। मैंने कहा तो आप ही पढ़ाएंगे फिर इंशाल्लाह। उन्होंने ही पढ़ाया था। फनकार मोइन अख्तर को तो सब जानते थे, लेकिन उनका एक और रूप था जो बहुत कम लोगों ने देख रखा था। आप आएंगे, आपने अगर आके ये बोला कि मेरे घर में मोइन भाई एसी नहीं है, तो वो दूसरी बात नहीं करेंगे, फ़ोन उठाएंगे, एसी मंगवा के आपको दे देंगे। ठीक है, ये तो चले, ये हमारे सामने हो रहा है। ठीक है कि पंखे उतार दिए, हमारे घर के पंखे बहुत दफ़ा उतरे हैं। हम जो कमाते हैं, हमारी एक कमाई में अल्लाह सुब्हाना तआला ने कितने लोगों का हिस्सा रखा है। सुनिए, मैं कुरान की आयत का तर्जुमे का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। अजीज व क़ारिब, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, मसाकीन, मुसाफिर, कराबतदार, वो जो तुमसे मांगते हैं और वो जो तुमसे नहीं मांगते, इतने लोगों का हिस्सा है हमारी एक कमाई में। कई घरों के चूल्हे जो हैं फनकारों के अलावा भी उनके ज़रिए से अल्लाह ताला जलवाता था। तो मेरे ख्याल में तो कुछ ऐसी नेकियां भी वो कर गए हैं कि जो अनाउंस तो नहीं है, लेकिन वो उनकी शख्सियत का एक हिडन पहलू है। मोइन अख्तर कितने मकबूल थे इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि मशहूर ज़माना मादाम तसाव म्यूजियम ने उनका मुजस्समा बनाने का प्रोग्राम बनाया। जब घर वालों से इजाज़त ली तो उन्होंने माजरत कर ली, ये कहकर कि इस्लाम में मुजस्समा बनाना मना है। वैसे मोइन अख्तर की ऑटोबायोग्राफी भी आने वाली है, दी वन मैन शो के नाम से। बेसिकली वो शायद तो उनकी ज़िंदगी में हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो हो नहीं सकी। कुछ वजूहात थी, कुछ पर्सनल वो थे, और फिर उनका इंतकाल हो गया तो वो वैसी रह गई। इंशाल्लाह वो अक्टूबर तक आ जाएगी।
पढ़ने को बहुत कुछ मिलेगा और बहुत लोगों के बारे में मिलेगा। तो अब्बू की ज़िंदगी, अब्बू के दोस्त, अहबाब, फैमिली, जितने अब्बू के, जिनसे अब्बू ने सीखा, जिनके साथ वक्त गुजारा, और अपने बच्चों हमारे बारे में है उसमें थोड़ा बहुत। मोइन अख्तर जैसी शख्सियत की जिंदगी का अहाता किसी एक किताब या वीडियो से मुमकिन नहीं, क्योंकि उन जैसे फनकार की अजमत में ना किसी तारीफ से इजाफा हो सकता है, ना तनकीद से कमी आ सकती है। लेकिन ये बात मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि चाहे मोइन भाई ने लंबी उम्र हासिल नहीं की, लेकिन वो एक जन्म में कई जन्म जी लिए और हमेशा के लिए अमर हो गए। तो या तो मैं जहनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो जाता, दिमाग मेरा खराब हो जाता, लोगों से बदतमीजी करना, छोटों को छोटा नहीं समझना, गरीबों को नजदीक नहीं आने देना, अपनी औकात से बाहर निकल जाना। अल्लाह का शुक्र है ऐसा सब कुछ नहीं हुआ। मुझे हर वक्त यह एहसास रहता है कि मैं इस मुल्क का एक नॉन आदमी हूं। मुझसे कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी गलती ना हो जिससे लोग मुझ पे उंगली उठाएं।